डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक को कवर किया था। और अगर हम उस टॉपिक पर गौर करें तो हमारे सिलेबस के अनुसार अब तक, हालांकि औद्योगिक क्रांति मैंने आपको बताया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका एक सबल पक्ष कहें या निर्बल पक्ष, हमने टॉप किया। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आधार पर हम उसके स्टेटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस औद्योगिक क्रांति के अपने आप में सिर्फ उनका दायरा बहुत व्यापक होता है। वह कुछ वर्ड जो औद्योगिक क्रांति का है, ये कैसे क्लास में कवर किया था, याद होगा। इसमें ब्रिटिश औद्योगिकरण पर और उसको 19th सेंचुरी के इंडिया 19th सेंचुरी वर्तमान इंडिया से तुलना किया। तो ब्रिटिश औद्योगिकरण पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने 2013 में जिस पहले वर्ष के साथ सिलेबस चेंज हुआ था, उस वर्ष उन्होंने जापान के औद्योगिकरण पर क्वेश्चन पूछा। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड में जो 4-5 औद्योगिकरण के जो महत्वपूर्ण मॉडल है, उससे आपके क्वेश्चन है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप मेरे स्टडी मेटेरियल को जरूर फॉलो करेंगे, क्योंकि वो मेरे ही लाइन पर बनाया हुआ है और मैंने ही उसको फॉर्मुलेट किया है। तो वैसी कंडीशन में जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत कुछ आपको पढ़ने क्रम याद हो जाएगा, क्लास की चीज़ें आपको याद आएंगी। तो आप उसको जारी रखिए। मैं फिलहाल एक चीज़ बता रहा हूँ कि ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण शुरू हुआ था और जो लगभग 1760 के बाद धीरे धीरे प्रकट होने लगा और 1840 या 1860 तक स्पष्ट रूप से उभर कर आया, 1820 या 1840 तक, 1820 या 1840 तक पूरी तरह उभर कर आया, उसी प्राय प्रथम औद्योगिकरण या प्रथम औद्योगिक क्रांति, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। वैसे मैं बताऊं कि अगर आप पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेंगे तो अब तक कुल 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की परिकल्पना की गई, 4 औद्योगिक क्रांति की परिकल्पना की गई। प्रथम औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन से शुरू होकर और पश्चिमी यूरोप तक गया, मतलब प्रथम औद्योगिकरण का ब्रिटेन से लेकर और फर्स्ट और पश्चिमी यूरोप में, फ्रांस में, बेल्जियम में, नॉर्वे में आदि क्षेत्रों तक उसका प्रसार देखा गया। लेकिन जिसे आप द्वितीय औद्योगिकरण करते हैं उसमें मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और उसके साथ साथ अन्य महाद्वीप में, जापान में भी उसका विस्तार देखा गया। तो ये औद्योगिकरण पश्चिमी यूरोप के औद्योगिकरण पर कुछ नहीं, तो ब्रिटिश औद्योगिकरण पर ही मॉडल थे, वो ब्रिटिश औद्योगिकरण पर ही आधारित है। लेकिन आप अगर आप मध्य यूरोप में जर्मन औद्योगिकरण को देखोगे या पूर्वी यूरोप में रूस के औद्योगिकरण को देखोगे या एशिया में जापान के औद्योगिकरण को देखोगे, हाँ, एक और औद्योगिकरण को मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, अमेरिका का औद्योगिकरण। वो प्रथम भी वहां शुरू हुआ, लेकिन ब्रिटेन के बाद अमेरिका में औद्योगिकरण हुआ, उसका भी अपना एक अलग पैटर्न है। तो हम सारे पैटर्न की चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कुल 4 औद्योगिकरण की परिकल्पना की गई। अभी हाल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का नाम दिया गया है, जिसमें आप देखते हो, जिसमें आपका एआई पैटर्न वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आता है, 3D टेक्नोलॉजी आती है, ये सबको उसी में काउंट किया गया है। लेकिन इससे पहले थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की परिकल्पना की गई, जिसे आप कहते हो 1990s ऑनवर्ड्स तृतीय औद्योगिकरण की परिकल्पना की गई थी, जब सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अब उसका एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, इसलिए उसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं, तो प्रथम प्रथम औद्योगिकरण के बाद दूसरे औद्योगिकरण की कुछ विशेषताएं आती हैं, क्योंकि पश्चिमी यूरोप से बाहर जो औद्योगिकरण का विस्तार होगा, उसके लिए प्रथम औद्योगिकरण शब्द उचित नहीं होगा, बेहतर है उसके लिए दूसरे औद्योगिकरण शब्द का प्रयोग करें। तो देखिए विशेषता, तो प्रथम औद्योगिक क्रांति की क्या विशेषता है उसको देखिए। प्रथम औद्योगिक क्रांति की विशेषता है पश्चिमी यूरोप तक की सीमित है, दिस इज लिमिटेड अप टू द वेस्टर्न यूरोप। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण से जुड़े उद्योगों पर मुख्य। अब देखिए, उपभोक्ता संबंधी उद्योग एक होता है और दूसरा होता है पूंजीगत एवं भारी उद्योग। उसके लिए एक टर्म कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। तो पहले दोनों की प्रकृति को समझें। उपभोक्ता संबंधी उद्योग का मतलब है वैसे उद्योग जो जो उपभोक्ता संबंधी वस्तुएं पैदा करते हैं, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं और अन्य सामग्री हैं, तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता संबंधी उद्योग, कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्रीज। वो औद्योगिकरण का आप कह सकते हो कि आरंभिक रूप है। लेकिन जिससे आप कहते हो पूंजीगत उद्योग या कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसका मतलब होता है उसके प्रोडक्ट डायरेक्ट उपभोक्ता तक नहीं जाते, बल्कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, वो दूसरे उद्योगों के इनपुट के रूप में काम करते हैं। मतलब दूसरे उद्योगों में उन इनपुट का उपयोग किया जाता है और फिर उसको उसे दूसरा उद्योग खड़ा किया जाता है। मतलब यही समझिए, वो मशीन बनाता है। और फिर दूसरे चरण में उपभोक्ता संबंधी उद्योग आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए उपभोक्ता संबंधी उद्योग चाहिए, क्योंकि जब उपभोक्ता संबंधी उद्योग स्थापित होंगे तो उसके जो आउटपुट होंगे वो आपके कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में, सॉरी, जब पूंजीगत उद्योग की आप स्थापना करेंगे तो पूंजीगत उद्योगों के जो उत्पाद होंगे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के, उनके जो आउटपुट होंगे वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज यानी उपभोक्ता संबंधी उद्योगों के इनपुट होंगे। तो उन आउटपुट में मशीन पहले पैदा होगी और उन मशीनों का उपयोग आप उपभोक्ता संबंधी उद्योग में करेंगे और फिर आपका सेकंड जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है। लेकिन मैं स्टूडेंट, जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ यानी ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, उसको औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। आपको याद है, मैंने पिछले क्लास में आपको आर्नोल्ड टैमली का नाम बताया था। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का उसमें प्रयोग होता है। तो प्रथम औद्योगिक क्रांति का आधार उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण था, मतलब जो उपभोक्ता संबंधी उद्योग की स्थापना हुई, जिससे उत्पाद सीधा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक पहुंचे।
आगे देखोगे कि पूंजीगत उद्योग की स्थापना होगी, तो पहले हम लोग पूंजीगत उद्योग और उपभोक्ता संबंधी उद्योगों के अंतर को समझेंगे। तीसरा, वाष्प चालित इंजनों की प्रभावी भूमिका, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जेम्स वॉट मैंने बताया था, तो प्रथम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मुख्य रूप से स्टीम इंजन सक्रिय है। और चौथा, निजी पूंजी की भूमिका। इसमें अधिकतर अगर फ्रांस को आप अपवाद में रखें, इट वॉज द प्राइवेट कैपिटलिस्ट, ये निजी पूंजीपति थे जिसने उद्योगों में निवेश किया। तो ये विशेषताएं हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की विशेषता देखिए, एक्चुअली 1860 के दशक उसके पश्चात, यानी अमूमन द्वितीय औद्योगिक क्रांति की परिकल्पना 1860 से लेकर 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के काल के बीच की गई है। और इसमें इसकी क्या विशेषता है उसे देखिए। मशीनीकरण एवं औद्योगिकरण का मध्य और पूर्वी यूरोप और जापान में प्रसार। एक तो आपको मशीनीकरण और औद्योगिकरण का और पूर्वी यूरोप में अर्थात जर्मनी में, रूस में और फिर जापान में स्टार्ट हुआ। दूसरा, रेल मार्ग का, क्योंकि जो प्रथम औद्योगिकरण हुआ था या प्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी जो ब्रिटेन में हुई थी, उसमें रेलवे का समर्थन बहुत बाद में चल रहा है। अब देखिए, ब्रिटेन इतना आगे था, बावजूद इसके द रेलवे कंस्ट्रक्शन, वहाँ जो रेलवे का निर्माण है वो 1812 से शुरू। तो रेलवे का वास्तविक उपयोग द्वितीय औद्योगिकरण में या द्वितीय औद्योगिकरण, जिसके लिए आप 1860 के बाद, तब रेलवे बहुत डोमिनेंट फैक्टर बन गया। पहले से भी शुरू हो गया था, लेकिन वो बहुत डोमिनेंट फैक्टर बन गया। और दूसरी बात यह है, यह जानिए कि रेलवे एक मेजर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम किया। द्वितीय औद्योगिक क्रांति को लाने में रेलवे की बड़ी भूमिका थी। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बनाने के कई फायदे हैं। एक, अगर आप रेलवे बनाते हो तो आपका पहला लाभ यह मिलेगा कि रेलवे बनाने के खातिर आपको लोहे की जरूरत पड़ेगी, लोहे और इस्पात की जरूरत पड़ेगी। तो आप जाहिर है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैठाओगे, क्योंकि जब तक आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं बैठेगी तो उतनी बड़ी मात्रा में लोहे और इस्पात कहाँ से? तो यह एक तरह से बड़े पूंजीगत उद्योगों को जन्म देगा, जिसे कहते हैं लोहे और इस्पात उद्योग। फिर इसका दूसरा फायदा यह मिलेगा कि अगर आप रेलवे बनाते हो तो रेलवे इंजन चाहिए, रेलवे कोच चाहिए, तो आपको रेलवे इंजन और कोच बनाने वाली फैक्ट्री को स्थापित करना होगा। जो बड़े वो भी हेवी इंडस्ट्रीज होंगे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होंगे, तो उसे रेलवे इंजन और कोच बनेगा। और फिर यह भी ध्यान रखना, जैसे सुरंग खोदना हुआ, रेलवे प्लेटें बिछानी होगी, इसमें भी तकनीकी लगती है। तो आपको वहाँ पर कुछ नए तकनीकी को एप्रोप्रिएट करना होगा, तो संबंधित जो उसका तकनीकी विकास होता है। और फिर जब रेलवे बनकर तैयार हो, तो वो दो काम करता है। एक तो एक बड़ा बाजार पैदा कर देता है, क्योंकि रेलवे विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक दूरी कम कर देता है। एक यातायात का चीप साधन बन जाता है, जिससे माल की ढुलाई सस्ती हो जाती है। फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ देता है, वह उत्पादन केंद्र को उपभोक्ता केंद्र से जोड़ता है। एक बड़ा बाजार विकसित होता चला जाता है, वह रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में पहुंचाता है और फैक्ट्री उत्पाद तो इंटीरियर रीजन तक ले जाता है। तो रेलवे एक तरह से समझो तो औद्योगिकरण की जान, विशेषकर जिसको द्वितीय औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने एक प्रश्न आपको कराया होगा या इस पर चर्चा कभी हुई होगी। एक क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ रेलवे ने यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में रेलवे ने विऔद्योगिकरण का प्रभाव उत्पन्न किया। विऔद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों का विनाश। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को रेलवे ने बहुत लाभ पहुंचाया, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया। और हमारे यहाँ जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो उद्योग बनाने के बजाय उद्योग को बिगाड़, उद्योगों को तोड़ा। हमारे जो हस्तशिल्प उद्योग के शिल्पी थे वो बेरोजगार हो गए। क्यों? रेलवे ने ऐसा किया। तो देखिए, जैसे अब हमारे यहाँ जब रेलवे बना, तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना होनी चाहिए थी जैसे यूरोप और अमेरिका में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, उसने डायरेक्ट आयरन और स्टील सीधा आयात कर, उसने फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं बनाई। उसी प्रकार से उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई, इंजन बनाने वाली फैक्ट्री नहीं बनाई। क्या किया? तो सीधा वहाँ से आयात करना। तो मतलब कि हमारे यहाँ जो रेलवे बना, रेलवे निर्माण हुआ, वह फैक्ट्री का निर्माण कर सका, उद्योग को स्थापित नहीं कर सका। अन्यथा उसको पूंजीगत और भारी उद्योग की स्थापना करनी चाहिए। और फिर जब रेलवे बनकर तैयार हुआ तो उसने और भी करामात दिखाई। एक तो हमारे बाजार को ब्रिटिश विनिर्मित उत्पादों के लिए खोल दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश अपने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में डंप कर रहे थे। अब जब रेलवे हुआ तो उनका काम आसान हो गया। वैश्विक क्षेत्र में भी उन्होंने ब्रिटेन के आयातित उत्पादों को पहुंचा दिया जहां वो वैसे नहीं पहुंचा सकते। और फिर आप जानते हो कि हमारे हस्तशिल्प जो थे, आर्टिजन्स थे, जो छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करते थे, बड़ा स्ट्रगल करते, उनको भी कच्चे माल चाहिए। तब कच्चे माल सस्ते मिलते तब तो वो उत्पाद कर पाते, क्योंकि उनको लंदन और मैनचेस्टर के प्रोडक्ट्स का सामना करना पड़ा। और दूसरा, कच्चे माल अगर उनको उपलब्ध है भारत का, तो कच्चे माल को रेलवे के माध्यम से एक स्थान से बटोर कर और फिर उसे सीधा बंदरगाह पर पोस्ट पर भेजा गया और ब्रिटेन को निर्यात कर दिया गया। तो कच्चे माल महंगे हो गए, तैयार माल सस्ते तैयार माल से प्रतिस्पर्धा हुई। हमारे जो हस्तशिल्प में आर्टिजन्स है उनका बहुत धक्का लगा, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ और शिल्पी रोजगार हो गए। तो कहाँ इन्होंने रेलवे यूरोप में और अमेरिका में रेलवे ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, कहाँ हमारे यहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया। तो ऐसा करके आप एक लाइन में भूल जाएंगे कि जहाँ यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे ने औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया, वहीं भारत में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत या ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में रेलवे का परिणाम था उद्योगों का विनाश। ऐसे क्वेश्चन हो सकते थे। अब देखिए, अब बुनियादी और भारी उद्योगों पर जोर का मतलब वही पूंजीगत उद्योग होते हैं, मतलब उसको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कहते हैं। दोनों का अंतर आपको याद होगा, तो अगर पूछे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में क्या अंतर है,
आप कहें जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंज्यूमर तक सीधा नहीं जाते बल्कि दूसरी की जरूरतों की इनपुट करता है, और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के जो उत्पाद होते हैं वो सीधे कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। तो दोनों के अंतर को बता दूंगा। अब पॉइंट नंबर 4 है ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में विद्युत शक्ति का विकास। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पहले था स्टीम इंजन था, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो एक और नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, टेलीग्राफ का विकास होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के संभव नहीं था तो टेलीग्राफ जब आ गया, अंतर्दहन इंजन एक होता है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से रेलवे तो चल जाता है, उससे ऑटोमोबाइल नहीं चलेगा, उसको इंटरनल कंबस्टन इंजन कहते हैं। आप लोग तो साइंस के होंगे तो बात को समझ रहे हैं। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन अंतर्दहन इंजन आया तो फिर मोटर उद्योग ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ, ऑटोमोबाइल उद्योग और वायुयानों का विकास, एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट का विकास लेटर फेज में हुआ है, आपको समझ जानते हैं 20वीं सेंचुरी के दिन है, लेकिन जो ऑटोमोबाइल्स है वो हुए या फिर जर्मनी में उसी समय है कि आपको सभी करना जहाँ फोर्ड कंपनी आएगी, और जर्मनी में आप देखो मर्सिडीज बेंज कंपनी आएगी, आरंभिक कंपनी के रूप में ऑटोमोबाइल। इस प्रकार से आप देखते हो ये द्वितीय औद्योगिक क्रांति। अब जर्मनी में औद्योगिक, जर्मनी में औद्योगिक से पहले मैं आपको एक और औद्योगिक क्या करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन से अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण, ब्रिटेन से अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विस्तार, ब्रिटेन से अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार। अब यहाँ पर देखो दो चीजें ध्यान रखें। अगर ब्रिटेन से अन्य क्षेत्रों में औद्योगिकरण का प्रसार हुआ तो उसकी दो विशेषताएं उभर कर आएगी, दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखना। एक क्या है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति अनियोजित, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति अनियोजित, जबकि क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में योजनाबद्ध, ओके, दो क्षेत्रों में योजनाबद्ध। दूसरा, ब्रिटेन में होने वाले या आरंभ होने वाले औद्योगिकरण में, ब्रिटेन में आरंभ होने वाले औद्योगिकरण में आरंभ होने वाले औद्योगिकरण में अन्य क्षेत्रों में विऔद्योगिकरण, अन्य क्षेत्रों में विऔद्योगिकरण को जन्म दिया, अन्य क्षेत्रों में विऔद्योगिकरण को जन्म दिया। अब देखो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स का, एक है ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति अनियोजित जबकि अन्य क्षेत्रों में योजनाबद्ध, और दूसरा ब्रिटेन में आरंभ होने वाले औद्योगिकरण में अन्य क्षेत्रों में विऔद्योगिकरण को जन्म दिया। दोनों कारक एक दूसरे से जुड़े हुए, तो इन दोनों तथ्यों को हम समझ लेंगे तो फिर बाकी क्षेत्रों में जो औद्योगिकरण का प्रसार हुआ है उस प्रसार को और उनकी प्रकृति क्यों ब्रिटिश औद्योगिकरण से पृथक रही है, तो इसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति अनियोजित थी, मतलब ब्रिटेन में मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति शुरू हुई एक स्वाभाविक प्रक्रिया में शुरू हुई, बाजार का व्यापक विस्तार हुआ था, ब्रिटिश व्यापारी विभिन्न क्षेत्रों में वस्तु की आपूर्ति कर रहे थे। अब उनको जितनी बड़ी मात्रा में वस्तु चाहिए थी उतनी मात्रा में शिल्पी और कारीगर पैदा नहीं कर पा रहे थे, और जो परंपरागत गिल्ड थे जो शहरों में स्थापित थे, जो नगरों में स्थापित थे, वो गिल्ड जो मध्यकाल से ही चले आ रहे थे, उनका वर्चुअली प्रोडक्शन पर मोनोपोली था, वे एक सीमा से अधिक प्रोडक्शन करने के लिए तैयार नहीं थे। इधर व्यापार की जरूरतें बढ़ती जा रही थी, तो ब्रिटिश व्यापारियों ने बदले में किसानों के घर पर जाकर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए उनको ऑर्डर देना शुरू किया। उन्होंने परंपरागत आधार पर वस्तुओं का प्रोडक्शन किया, जैसे उनके अपने घर पर जो पहले से ही आप कर सकते हो जो तकनीकी थी उसी परंपरागत प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रोडक्शन करने लगे, इसको पुटिंग आउट सिस्टम करना। तो अब नए नए प्रोड्यूसर्स के रूप में किसान आ गए,
जिनको जाके व्यापारी घर पर ऑर्डर देते थे, वो परंपरागत तकनीकी के आधार पर, क्योंकि वैसे भी कॉटन गुड्स इंडस्ट्री जिसको आप सूती वस्त्र उद्योग कहते हो, वह लेबर इंटेंसिव होता है, वो श्रम पर आधारित होता है, पूंजी और तकनीकी पर आधारित होता है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा। इसी सब क्रम में उसको पुटिंग ऑफ सिस्टम का नाम दिया गया। बाद में चलकर उन शिल्पियों को एक जगह ले आया गया। फिर पहले क्या होता था कि जैसे वो कपड़ों का प्रोडक्शन वो शिल्पी करते थे, उसको ऑर्डर देते थे व्यापारी, फिर व्यापारी उस ऑर्डर को डिलीवरी लेते थे और फिर उसको लेकर वो दौड़ते थे, कहीं हो सकता था कई मील दूर या कई किलोमीटर दूर, वहाँ पर रंगरेज बैठते थे जो कपड़ों की रंगाई करते थे। तो फिर वो कपड़ों की रंगाई करेंगे, जब वो कपड़ों की रंगाई करेंगे तो फिर उस प्रोडक्ट को लेकर दूसरी तरफ दौड़ना पड़ेगा पैकेजिंग करने के लिए, तो अलग उसकी स्टिचिंग करने के लिए, फिर किसी दूसरी जगह पर उसको पैकेजिंग करने के लिए। इस प्रकार से उन्हें करीब 20-25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के बीच दौड़कर अपने माल को ले जाना पड़ता था। खर्च भी ज़्यादा बढ़ना है, श्रम भी ज़्यादा लगना है, समय भी ज़्यादा लगना है। तो उनके दिमाग में फिर विचार आया कि चलो एक रूफ डाल लेते हैं, एक ही जगह पर सभी को बिठा लेते हैं। तब यहीं से शुरू हो गया फैक्ट्री टेक्नोलॉजी और उसके बाद फिर नवीन तकनीकी आ गई। तो धीरे धीरे उनको प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुकूल नए नए आविष्कार होते रहे, नई नई तकनीकी आती रही और मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हो गई और बाद में महसूस किया गया कि अरे ये क्रांति है, इंडस्ट्रियल उसको इंडस्ट्रियल ब्रिटिश लोग बहुत बाद में चलकर जान सके, मतलब ये घटित होने की बहुत बाद में चलकर वो जान सके ये एक क्रांति और ये औद्योगिक। लेकिन अब अन्य क्षेत्रों में जो औद्योगिक क्रांति शुरू होनी है उसका एक स्पष्ट लक्ष्य, वहाँ की कहीं पर सरकार, कहीं पर उस तरह की इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है, उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि हमें औद्योगिक क्रांति आरंभ करनी है। तो वहाँ पर वो योजनाबद्ध ढंग से शुरू होना, पहला फर्क यही है। दूसरा फर्क क्या है कि जब एक क्षेत्र में औद्योगिकरण आरंभ होता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरे क्षेत्र में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दे देता है। मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट सस्ता है। अब जब मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम के आधारित पर होगा, एक तो मास प्रोडक्शन होगा, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बाद फिर प्रोडक्ट उसका सस्ता होता जाएगा। तो प्रोडक्ट सस्ता होता जाएगा तो अब वो प्रोडक्ट अगर फ्री बाजार है, स्वतंत्र बाजार नीति है या आप कह सकते हो स्वतंत्र व्यापार नीति है। अब हमारा प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ जाता है तो आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो नेचुरली आपके लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपकी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा, मतलब आपके जो हस्तशिल्प उद्योग में धक्का लगेगा। जो ब्रिटेन में भारत में हुआ, भारत में डेवलप होने छोड़ दिया, तो अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो उन्होंने मास प्रोडक्शन करना शुरू किया, तो बाकी क्षेत्रों में उद्योगों को धक्का लगना शुरू किया। तो अब उनको अपने उद्योगों को बचाना है, हस्तशिल्प उद्योगों को, या आप उनको ब्रिटेन से मुकाबला भी करना है और अपना औद्योगिकरण भी करना है, तो काम इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट एग्जाम्पल देता हूँ। एक रेस होना है, एक दौड़ होना है, उसमें एक बंदा है जो पहले से 300 मीटर आगे जाके खड़ा है और 1000 मीटर का रेस है, 700 मीटर का कोर्स उसको कवर करना है। अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं वो 300 मीटर पीछे खड़े हैं, तो उनको 1000 मीटर क्रॉस करना है, उनको 1000 मीटर रीच करना है और एक बंदा है जिसको 700 मीटर रीच करना है, तो जाहिर है कि वो तो निकल जाएगा, उसको किस सहारा पाओ। उसमें आपको जरूरत लगानी पड़ेगी, मैं ऐसा क्या करामात दिखाएं तुमको हम पीछे छोड़े तो आपको शॉर्टकट खोजेंगे। हो सकता है कि अच्छा बगल से मैं ऐसे दौड़ के जाता हूँ, रास्ता काटता हूँ। वही हाल बाकी देशों का हुआ पड़ा, तो उन्हें कोई इस प्रकार का नए प्रकार का तरीका अपनाना पड़ेगा कि ब्रिटिश औद्योगिकरण से फाइट कर सके। इसका मतलब है कि उनके औद्योगिकरण की प्रकृति अलग अलग होने वाली। क्रम में मैं चाहूंगा कि आप जब औद्योगिक क्रांति देख रहे हो तो इस आप औद्योगिकरण का मॉडल ब्रिटेन से बाहर जब औद्योगिकरण का विस्तार होता है तो वह देश काल की परिस्थिति के अनुसार और फिर जरूरत के अनुसार कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण का सामना किया जा सके, बाकी क्षेत्रों ने जो मॉडल अपनाया है वो मॉडल अलग हो जाता है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि औद्योगिकरण की विभिन्न मॉडल, विभिन्न औद्योगिकरण के विभिन्न मॉडल में एक अमेरिकी मॉडल, जर्मन मॉडल, रूसी मॉडल और नेक्स्ट वन जापानी मॉडल। इन चार मॉडल में भी भिन्नता है, ये मॉडल भी इनके बीच भी भिन्नता है। तो अब अमेरिकी मॉडल, जर्मन मॉडल, रूसी मॉडल, जापानी मॉडल, ये अलग अलग आप मॉडल की चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पर यह देखना चाहता कि जैसे इन मॉडल में भिन्नता होगी, पहले एक मॉडल को लेते हैं, इसमें आपका जो पीपीटी रखा हुआ उसमें अमेरिकी मॉडल नहीं है, तो मैं आपको हमारे कंटेंट में अमेरिकी मॉडल, आप उसको सबको पढ़ेंगे, साथ साथ मेरा जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसको भी पढ़ना है। अमेरिकी मॉडल की विशेषताएं, अमेरिकी मॉडल की विशेषताएं, मॉडल की विशेषताएं। अब
अब देखिए, पहले हम इस मॉडल की बात करते हैं। हमने आपको अमेरिकी क्रांति पढ़ाई थी। अमेरिकी क्रांति के बाद हमने आपको अमेरिकी युद्ध भी पढ़ाया, याद हो। तो सबसे पहला आपने अमेरिकी क्रांति के पश्चात नए अमेरिकी संविधान को देखा, क्योंकि संविधान निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी आपको पता है। और 13 जो स्वतंत्र उपनिवेश थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र थे और उन्हें मिलकर एक संघ बना था। तो चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। तो पहला तो यही है कि एक शक्तिशाली संघीय सरकार एक शक्तिशाली संघीय सरकार का गठन जो जो नव स्थापित अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण दे सके। नव स्थापित अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण दे सके। नव स्थापित अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण दे सके। अब देखिए, यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि जब अमेरिकी यूनियन जब ब्रिटिश कॉलोनी की नाटकता की बनी, वहाँ पर वाणिज्यवादी नीति लागू की गई थी। अपेक्षा की गई थी कि अमेरिकी ब्रिटिश हित का संगठन तो उसके बाजार को कभी भी दोहन कर रहा था। उसके बाद वो स्वतंत्र भी हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत संघ आरंभ में नहीं बन सका। मजबूत संघ बना है फिलाडेल्फिया कांग्रेस में, एक नए संविधान का गठन हुआ है। तो उसके बाद एक हैमिल्टन नामक राजनीतिक नेता है, उसने बहुत इसके लिए काम किया, शक्तिशाली शरीर। हैमिल्टन एक नेता और अर्थशास्त्री थे। नेता और अर्थशास्त्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ब्रिटिश बात कर रहे थे मुक्त व्यापार की नीति। ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति की बात कर रहे थे। अमेरिका इस आदर्श में पढ़ने के तैयार थे। तो वो जानते थे कि हम औद्योगिक में पिछड़े हुए हैं। संयुक्त राज्य ब्रिटेन और यूरोपीय देशों से आगे है। तो जब उनको आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद ये समस्या थी कि अगर अमेरिकी बाजार खुला रहता और अमेरिकी सरकार के द्वारा स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती, उनके बाजार को यूरोपीय प्रोडक्ट और ब्रिटिश प्रोडक्ट से भर दिया जाता। उनके अपने उद्योगों को पनपने का अवसर नहीं मिलता। जो भारत के संदर्भ में आपने देखा, एक तो 1813 के चार्टर के आधार पर उन्होंने ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए भारत के बाजार को खोल दिया। और जब 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में, 1853 से भी उत्तरार्ध में जब हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू हुई, तो सबसे अधिक बेचैनी यही हो रही थी। हमारे यहाँ रेलवे निर्माण जो शुरू हुआ, अगर वो हमारे हक में होता तो जिस समय हमारे यहाँ हो रहा था उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिकरण चल रहा। वो स्वतंत्र सरकार थी तो उसने उद्योगों को संरक्षण दिया। मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों को पता होगा कि उद्योगों को संरक्षण कैसे दिया जाता है। देखो, ऐसे दिया जाता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी उनके प्रोडक्ट्स वो आपसे औद्योगिकरण में आगे हैं, वो अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, उनकी तकनीकी अधिक विकसित है या उनका श्रम सस्ता है, तो उनका प्रोडक्ट सस्ता होगा। अब माना कि एक उदाहरण बताता हूँ, एक प्रोडक्ट जो हमारे अपने होम प्रोडक्शन में, हमारे होम मार्केट में 100 रुपीज़ कॉस्ट है और उन्होंने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है तो उसको 80 रुपीज़ कॉस्ट है, 80 रुपये। तो क्या होगा कि अब 80 रुपये में वो प्रोडक्ट अगर हमारे बाजार में वो भर देंगे तो इसका दुष्परिणाम यह होगा, अब हमारे अपने प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो हमारे उद्योग तो धराशायी हो जाएंगे। उसके लिए कोई भी जो बाद में औद्योगिकरण में आता, उसके पास एक वेपन ये होता कि हम अपने उद्योग को इस प्रकार संरक्षण देंगे कि आपके प्रोडक्ट पर हम दो तरह का नियंत्रण लगा सकते हैं। एक है कोटा रिस्ट्रिक्शन। कोटा रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि इतनी आइटम से ज़्यादा हम अपने यहाँ लेंगे ही नहीं आपके प्रोडक्ट। तो खैर वो अब मुश्किल है, वो डिफिकल्ट काम। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपके प्रोडक्ट पर 25% चूंगी लगाएं। तो अब वो 25% चूंगी लगाने के बाद अब हमारे प्रोडक्ट की तुलना में महंगा हो जाएगा, तो हमारे लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यही नीति अपनाई कि हम लेट कमर्स हैं तो हम अपने उद्योगों को संरक्षण देंगे, हम चूंगी लेंगे। अब मैं यहाँ पर दिलचस्प बात यह बताता हूँ कि जिस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने चूंगी लगाकर अपने उद्योगों की रक्षा की, उस समय पहले तो ब्रिटेन ने शुरू की मुक्त व्यापार। 1846 में ब्रिटेन पहला देश था जिसने लेसेज फेयर की पॉलिसी में, लेसेज फेयर आपको पीछे बता चुका हूँ, एडम स्मिथ आपको याद है, जहाँ हमने आपको प्रबोधन पढ़ाया था आपको एनलाइटन। तो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत है मुक्त व्यापार का, वह यह कहता है कि आप अपना बाजार खोलिए और पूरी दुनिया के बाजार को खोलिए। तो ब्रिटेन 1846 में उसने लेसेज फेयर की नीति अपनाई थी और फिर उसने जबरन लेसेज फेयर की नीति का अन्य क्षेत्रों में विस्तार कर दिया था। तो लेसेज फेयर की नीति का विस्तार होने का एक फायदा यह मिला था कि पूरी दुनिया का बाजार धीरे धीरे खुलने लगा था और उपनिवेश तो वैसे ही बेचारे थे, उनको रजिस्ट कर ही नहीं सकते थे और दुनिया में बड़ा भाग तो उपनिवेश थे। वहाँ तो पश्चिमी शक्तियों ने बलपूर्वक उनका दरवाजा खोला हुआ था। उस समय 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे जिस समय वर्ल्ड स्टैंडर्ड था। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं और भी बात करना चाहूँगा कि दूसरा, गृहयुद्ध के पश्चात 1860 के दशक से लेकर लगभग 1960 तक, लगभग 1960 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संरक्षणवादी नीति, अमेरिका के द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाई गई। अमेरिका के द्वारा संरक्षणवादी नीति अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संरक्षणवादी नीति अपनाई 1860 के दशक के बाद, क्योंकि जब तक अमेरिकी युद्ध नहीं हुआ उस समय तक संरक्षणवादी नीति अपनाने में एक समस्या है। क्योंकि मैं आपको ब्रीफ बना चुका हूं, तो मुझे तो ध्यान है उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिण अमेरिकी राज्य आपस में बटे हुए थे। उत्तरी अमेरिकी राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था, और दक्षिणी अमेरिकी राज्य में बागवानी खेती, मैं बता चुका हूँ। तो अब दक्षिणी अमेरिकी राज्य उत्तरी अमेरिकी राज्य से कंफ्यूज नहीं। उत्तरी अमेरिकी राज्य कहते हैं हमारे उद्योग को संरक्षण चाहिए, तो दक्षिण अमेरिकी राज्य कहते हैं आपके उद्योग को संरक्षण मिलेगा तो हम तो उत्पाद खरीदते हैं, तो हमारे लिए तो बेहतर है कि जितनी प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होता रहे। अगर कॉम्पिटिशन होता रहेगा तो हमें प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। अगर कॉम्पिटिशन आप जबरन रोक देंगे और संरक्षणवादी नीति अपनाएंगे, मतलब बाहर की वस्तुओं को रोक देंगे, तो हमें तो आपकी मोनोपोली होगी उत्तरी अमेरिकी राज्यों की, और उनका प्रोडक्ट्स में महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा, तो उनके द्वारा बार बार आपत्ति की जाएगी, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब युद्ध हो गया और जब फिर दोबारा उसका दोनों पार्ट का एकीकरण फिर हुआ, तो फिर दक्षिण अमेरिका में औद्योगिकरण आरंभ हो गया। तो अब क्या हुआ कि उनका आर्थिक एकीकरण हो गया, और तब संरक्षणवादी नीति को अपनाया गया। और विशेषकर 1865 के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ और 1870 के दशक ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो, यह नीति को काफी प्रोत्साहन दिया गया। और एक में दिलचस्प बात अब आप लोगों को ध्यान रखना है, यह वही संयुक्त राज्य अमेरिका है जब पूरी दुनिया मुक्त व्यापार की नीति की तरफ आकर्षित हो रही थी या अपनाने की विवश हो रही थी, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक निष्ठ होकर संरक्षणवादी लगभग 100 वर्ष, और फिर इस नीति को अपनाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वहां तक तो ठीक, आपने अपने आप को बचाया, आपने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया। लेकिन फिर वही संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ल्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस का मुखिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, कैट, आगे WTO, सबके पॉलिसी में सबसे चीफ आर्किटेक्ट बन गया और पूरी दुनिया पर दबाव देने लगा, आप अपने बाजार देखो। जब बराक ओबामा हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया था, जब कुछ लिबरल प्रेसिडेंट माने जाते थे, इंडिया ने प्रचुर मात्रा में अपने बाजार को नहीं खोला है। और ट्रंप महोदय की तो बात ही छोड़ी, उन्होंने तो अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों को टारगेट भी बना लिया कि अब हम उनकी वस्तुओं को आने नहीं देते। इस प्रकार के ट्रेड वॉर होने छोड़ दिया। तो कहने का ये मतलब है तो अमेरिका को याद दिलाने की जरूरत है कि ऐतिहासिक रूप में आपने क्या किया हुआ है, आपने जो अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया हुआ है वह तो आपने इसी संरक्षणवादी नीति के तहत किया है, तो आप दूसरे को इस बात की दबाव कैसे दे सकते हैं। लेकिन लगता है उनकी शॉर्ट मेमोरी है, उस चीज को याद नहीं कर पा रहे, वो करना नहीं चाहिए। ये दूसरा फैक्टर। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तीसरा फैक्टर है प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देकर लोगों में व्यावसायिकता औद्योगिकरण की ओर तथा औद्योगिकरण के प्रति व्यावसायिकता तथा औद्योगिकरण के प्रति चेतना जगाना। एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, जो बिल्कुल निरक्षर होगी, वरना तो औद्योगिकरण के महत्व को समझ पाएगी न व्यावसायिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में इस्तेमाल करता है, एक और देशों की मैं चर्चा करूंगा, वह भी इस मामले में इस्तेमाल करके उन्होंने अपना लोगों में शिक्षा का विस्तार करके शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता करना। अब देखिए, अब भारत को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक रणनीतिक भूल हुई हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। एक तरफ उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान जैसे IIT, CSIR, इस तरह की संस्थाओं की स्थापना में जन प्रवृत्ति थी। लेकिन जबकि बॉम्बे प्लान जो आपको मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बताया होगा, जिसमें 8 उद्योगपतियों ने मिलकर जो भारत के भाई विकास योजना बनाई थी, जिसमें पूंजीपतियों ने सरकार से आग्रह किया था कि आप प्राइमरी एजुकेशन डेवलप करिए, प्राइमरी एजुकेशन डेवलप होगा तभी आपके यहाँ वास्तविक प्रगति होगी। जब तक लोग कम से कम उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलेगी, प्राइमरी स्कूल की शिक्षा उनको प्राप्त नहीं होगी, तो ना तो व्यावसायिकता का महत्व समझ पाएंगे और ना ही आप सस्ते श्रम पे जब दे पाएंगे। तो आपको अगर निचले स्तर पर श्रम को बढ़ाना है, श्रम की प्रगति करनी है, तो आपको प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाना होगा। आप देखिए कितनी शर्म की बात है, आज भी हम लोग काउंट करके बताते हैं कि हमारी साक्षरता दर 72%, 72% या 74%। साक्षरता दर 70%, जब तक हम साक्षरता में 100% करेंगे एंड नॉट टू स्पीक ऑफ द कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन की तो बात छोड़िए, राइट टू एजुकेशन के बाद भी प्रगति नहीं, हमको भी 100% लिटरेसी पर। अगर यह बात हम स्वतंत्रता के समय उसी समय कर लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा सफलता मिली। अमेरिकी लोगों ने किया ऐसा, जर्मन लोगों ने किया और ऐसा जापानीज लोगों ने किया। मैं तीनों की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस बात को कॉमन समझता हूँ। तीसरा देखते हुए यातायात एवं
यातायात एवं संचार के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। अब देखिए, यातायात और संचार से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वाले से आप मुझे अध्ययन सामग्री में देखेंगे तो बहुत सारे रोड्स बने, नहर बने। ये नहर भी उस समय एक चीपर यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। कवर लैंड बना, कई नहरों का निर्माण हुआ, हाईवे और सुपर हाईवे बना। एरोड्रम बने, पहले रेलवेज का व्यापक विकास हुआ और फिर एयरपोर्ट भी बने बाद में बड़ी संख्या में। इससे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइन अगर आपका मजबूत है तो आप फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ सकते हो। स्वतंत्रता के समय अभी रेलवे एंड दराज एक बुक निकली थी, इस पर एक ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री में क्वेश्चन भी कोई जल्दी से पूछा है, तो अच्छी बुक है वो। इस ऑथर का नाम है क्रिश्चियन टूलर या कुछ ऐसा नाम है। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि देखो, हम ब्रिटिश हमारे यहाँ रेलवे ने जितना भी शोषण किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चले तो हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रेलवे की, क्योंकि बाकी तो अभी मोटर वाहन वगैरह ये सब चीज़ हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री भी स्थापित नहीं थी, तो ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन कितना कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। और रोड्स कैनाल से सब कैनाल्स को हर जगह संभव ही नहीं था, उसे दो कैनाल्स हमने बनाए थे, कामेंडर वैली और भाखड़ा नंगल कैनाल बनाया, बट नॉट सो सक्सेसफुल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हम बेसिकली हमारे यहाँ कमी है। अब अमेरिका ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, बहुत बड़ा फायदा उसको मिला। और पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसने उच्च तकनीकी के विकास पर ब्रिटेन से इसमें एक फ़र्क क्या था कि ब्रिटेन में लेबर चीप, रिलेटिवली, ऐसा नहीं इंडिया की तरह, रिलेटिवली वहाँ चीप था लेबर, तो वहाँ पर छोटी छोटी तकनीकी से काम चला, द फर्स्ट रेस्पॉन्स। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्योंकि श्रम पहले से ही बहुत महंगा, तो श्रम की जनसंख्या की कमी, श्रम महंगा होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ तकनीकी से अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाई और बेहतर तकनीकी से उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसके लिए हायर टेक्नोलॉजी डेवलप करना ज़्यादा सस्ता था अपेक्षा के श्रम को लेना। उसने पहले तकनीकी का आयात किया, फिर बाद में बड़े बड़े संस्थानों को जन्म दिया और उसके बाद उस तकनीकी का डेवलपमेंट किया, बड़े बड़े तकनीकी का विकास किया। इसलिए तुम देखोगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मॉडल इस रूप में अलग है कि वो हाई टेक्नोलॉजी एंड कॉस्टली लेबर पर आधारित उसका प्रोडक्शन हुआ, इसलिए वो अपने हायर कॉस्ट ऑफ लेबर को बेहतर तकनीकी से मेकअप करने की कोशिश की। तो जिस कंट्री ने भी अमेरिकन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, बाद में सबको समस्या का सामना करना पड़ा कि जहाँ तकनीकी आपका कमजोर पड़ेगा आप पिछड़ जाओगे। अब देखो, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह में संयुक्त अमेरिका फाइट ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इतना कॉस्टली लेबर है, उसको आप उसको तकनीकी से मेकअप नहीं कर सकते। जहाँ तकनीकी से मेकअप कर सकता था उसने कर लिया। तो ये था अमेरिकन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके बाद हम आपको जर्मन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बताना चाहेंगे। मैंने आपसे जर्मनी के एकीकरण वाली बातों को मैं राष्ट्रवाद का कभी पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने